ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीएड द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास को लेकर। कल हमने बीएड द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास आरंभ की थी। उसके अंतर्गत कल हमने फर्स्ट यूनिट जो शुरू की थी वो उसका जो टॉपिक था जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से लिया गया था। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ये हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में हमने जेंडर और लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और इसके आधार पर हमने जेंडर और लिंग में अंतर किया था। आज हम जेंडर की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करेंगे। तो आज हम सामाजिक समूहों और विविध समयों में जेंडर की क्या अवधारणा प्रचलित रही है, अर्थात स्त्री और पुरुष के कर्तव्यों का और शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से रहा है, उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सामाजिक समूहों एवं विविध समयों में जेंडर की अवधारणा क्या रही थी। तो इसके अंतर्गत सबसे प्रथम हम सामाजिक समूहों में जेंडर की अवधारणा को देखेंगे। इसके पश्चात हम विविध क्षेत्रों में जेंडर की क्या भूमिका रही उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात विभिन्न समयों में जेंडर की क्या अवधारणा प्रचलित रही है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सामाजिक समूहों के अंतर्गत जेंडर की अवधारणा को जानते समय हम सर्वप्रथम परिवार में जेंडर की अवधारणा क्या रही है इसके बारे में देखेंगे। फिर इसके पश्चात हमारे समाज के अंदर जेंडर की अवधारणा किस प्रकार से प्रचलित रही है, अर्थात स्त्री पुरुष के कर्तव्यों और शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात हम सांस्कृतिक समूह के अंतर्गत जेंडर की क्या अवधारणा है इसको स्पष्ट करेंगे। इसके पश्चात शिक्षित समाज में जेंडर की क्या अवधारणा है, अर्थात स्त्री पुरुष में किस प्रकार से समानता है या फिर असमानता प्रचलित है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम अशिक्षित समाज में जेंडर की क्या अवधारणा प्रचलित है, अशिक्षित समाज में जेंडर की क्या अवधारणा प्रचलित रही थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसके पश्चात समयसेवी सामाजिक समूह में जेंडर की अवधारणा को किस प्रकार स्पष्ट किया गया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात जातिगत समूह में जेंडर की क्या अवधारणा रही है या फिर धर्मगत समूह में जेंडर की क्या अवधारणा रही है। तो ये सब अवधारणाएं जो हम सामाजिक समूह में जेंडर की अवधारणा के अंतर्गत क्या करेंगे, इसको स्पष्ट करेंगे। तो सामाजिक समूह में जेंडर की अवधारणा के पश्चात हम विविध क्षेत्रों में जेंडर की अवधारणा किस प्रकार से रही है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विविध क्षेत्रों के अंतर्गत हम शैक्षिक क्षेत्र में जेंडर की क्या अवधारणा रही है, व्यवसायिक क्षेत्र में जेंडर की क्या अवधारणा है, धार्मिक क्षेत्र में जेंडर की क्या अवधारणा प्रचलित है, सामाजिक क्षेत्र में जेंडर की क्या अवधारणा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जेंडर को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, नैतिक क्षेत्र में जेंडर की क्या अवधारणा रही है या फिर कर्म के क्षेत्र में जेंडर की क्या अवधारणा है। इन सब की जानकारी हम विविध क्षेत्रों में जेंडर की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार हम विविध समयों में जेंडर की अवधारणा क्या प्रचलित रही है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विविध समयों के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वैदिक काल में जेंडर की अवधारणा क्या रही थी, अर्थात स्त्री पुरुषों में कहाँ तक समानता थी या फिर असमानता प्रचलित थी। नेक्स्ट है बौद्ध
धर्म में जेंडर की अवधारणा क्या रही थी? मध्यकाल में जेंडर की अवधारणा किस प्रकार से थी? अर्थात स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी और स्त्रियों की दशा मध्यकाल में काफ़ी खराब होने लगी थी। पुरुष वर्ग का उस समय दबदबा बढ़ गया था, क्योंकि मुगल काल में स्त्रियों को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया था और अशिक्षा, पर्दा प्रथा जैसी जो बुराइयां थी उस समय प्रचलित होने लगी थी। तो इस प्रकार मध्यकाल में जेंडर की अवधारणा क्या रही? ब्रिटिश काल में जेंडर की अवधारणा को में कितना बदलाव आया था और आज स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जेंडर की अवधारणा में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, इनकी जानकारी हम विविध समयों के अंतर्गत जो स्थिति रही है जेंडर की, उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सामाजिक समूह के अंदर जेंडर की क्या अवधारणा प्रचलित रही है। तो सामाजिक समूह के अंतर्गत फर्स्ट है परिवार में जेंडर की अवधारणा क्या प्रचलित रही है। तो इसमें पारिवारिक दृष्टि से स्त्री पुरुष के मध्य क्या किया गया है, कार्य, शक्तियों और कर्तव्यों का विभाजन किया गया है। एक परिवार में जो माता का जो कर्तव्य है वो क्या माना गया है, रसोई घर में भोजन की व्यवस्था करना, बच्चों का लालन पालन करना, अतिथि सत्कार करना, ये सब कार्य स्त्रियों को सौंपे गए हैं। जबकि पुरुष का जो उत्तरदायित्व है वो आर्थिक क्रियाओं का संचालन कर अपने परिवार का पालन पोषण करना माना गया है। परिवार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की शक्तियों और कार्यों को विभाजित कर दिया गया है। इसी प्रकार भाई का जो कर्तव्य है वो अपनी बहन से स्नेह प्रेम करना होता है और जो बहन का कर्तव्य है वो अपने भाई की आज्ञा का पालन करना होता है। तो इस प्रकार सामाजिक समूह में जेंडर के अंतर्गत परिवार में जो जेंडर की अवधारणा है उसमें स्त्री पुरुष के कर्तव्य और शक्तियों को विभाजित कर दिया गया है और भाई बहन के प्रति एक दूसरे के क्या कर्तव्य है उसको स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है समाज में जेंडर की क्या अवधारणा प्रचलित रही है। तो समाज के अंदर जो है जेंडर है वो स्त्री पुरुष से संबंधित है। स्त्री पुरुष की भूमिकाओं को सांस्कृतिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत यह स्पष्ट करने का प्रयास रहता है कि स्त्री को सदैव ही अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। स्त्री को सदैव ही अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसे अपने पति की हर सुख सुविधा को ध्यान में रखना चाहिए। स्वप्न में भी उसे पर पुरुष का ध्यान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्त्री पर जो है जेंडर के आधार पर कुछ कर्तव्यों को निर्वाह करने की अपेक्षा की जाती है और पति को धन कमाकर अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार समाज के अंतर्गत स्त्रियों को पति के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह और पति की अपनी पत्नी के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को समाज की अवधारणा जो है जेंडर की उसके आधार पर स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक समूह में जेंडर की क्या अवधारणा रही है। तो सांस्कृतिक समूह में भी जेंडर की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक सांस्कृतिक गतिविधियों में स्त्री पुरुष की भूमिका को निश्चित किया गया है। जैसे कि नृत्य और गायन पर जो अधिकार है वो स्त्री का माना जाता है। वर्तमान में चूंकि पुरुष वर्ग भी इसमें सहभागिता रखता है, लेकिन सांस्कृतिक समूह के अंतर्गत जो नृत्य गायन है वो स्त्रियों को ही इस पर अधिकार समझा गया है और स्त्रियां ही
नृत्य गायन में क्या होती हैं, निपुण मानी जाती हैं। तो इस प्रकार सांस्कृतिक समूह में भी जेंडर की अवधारणा को स्त्री पुरुष की विभिन्नता के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है शिक्षित समाज में जेंडर की अवधारणा। तो आज का जो हमारा समाज है वो शिक्षित समाज की श्रेणी में आता है। आज शिक्षा का जो प्रतिशत है बालक और बालिकाओं में काफ़ी बढ़ चुका है। शिक्षित समाज में जेंडर का जो अभिप्राय है वो पुरुष की स्त्री पुरुष की समानता के संदर्भ में किया जाता है। इसमें समाज में अपने कर्तव्यों के प्रति जो है स्त्रियां वो आज जागरूक है। आज स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करके अपने कर्तव्यों और अधिकारों को लेकर जागरूक बन चुकी हैं और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए वो आज संघर्ष कर रही है। पुरुष वर्ग भी इस बात को आज स्वीकार करने लगा है तथा उसे अपने समकक्ष लाने का प्रयास आज वो करने लगा है। जैसे शिक्षित समाज में आज का पुरुष स्त्रियों के घरेलू काम में हाथ बढ़ाता है, क्योंकि आज का युग जो है भौतिकवादी युग है। आज की इस महंगाई के दौर में पुरुष और स्त्री दोनों ही क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। और जो पुरुष है वो अपनी पत्नी के कार्यों में क्या करता है, सहयोग करता है। अर्थात शिक्षा की दृष्टि से आज स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, दोनों को ही समान माना जाता है। और जो पुरुष वर्ग है वो भी अपनी पत्नी की उसके कार्यों में, घर के कार्यों में क्या करता है, सहयोग करता है। इस प्रकार अब चलते हैं अशिक्षित समाज में जेंडर की क्या अवधारणा प्रचलित रही है। तो अशिक्षित समाज में जेंडर को स्त्री पुरुष के विभाजन से संबंधित किया गया है। अर्थात इसके अंतर्गत परंपराओं और रूढ़िवादी परंपरा को महत्व प्रदान किया गया है। जैसे कि पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को दूसरा विवाह करने की आज्ञा नहीं दी गई है, जबकि पत्नी की मृत्यु के पश्चात इस पत्नी की मृत्यु के पश्चात जो पति है वो दूसरा विवाह कर सकता है। तो इस प्रकार अशिक्षित समाज में परंपराओं को और रूढ़िगत बातों को महत्व प्रदान किया जाता है और स्त्री पुरुष की शक्तियों और कार्यों को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। नेक्स्ट है समय सेवी सामाजिक समूह में जेंडर की अवधारणा। तो समय सेवी जो सामाजिक समूह है ये स्त्री पुरुष में समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। समय सेवी सामाजिक समूह के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को बल प्रदान किया जाता है और महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित करवाकर समाज में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इस प्रकार समय सेवी जो सामाजिक समूह है वो समाज में स्त्री पुरुष में समानता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है जातिगत समूह में जेंडर की अवधारणा। जातिगत समूह में भी जेंडर की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है, क्योंकि भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं वो अपने विविध कार्यों के लिए जानी पहचानी जाती हैं। इन जातियों में जेंडर का जो आशय है वो स्त्री पुरुष के विभेद पर आधारित रहता है। इसमें स्त्री एवं पुरुष के मध्य परंपराओं एवं अधिकारों का वर्णन किया जाता है। जैसे कि राजपूतों की स्त्रियां जौहर करती थी, अर्थात राजपूत समाज में जौहर प्रथा का प्रचलन रहा था और स्त्रियां अपने पति की मृत्यु के पश्चात वो उसके शव के साथ सती हो जाया करती थी और राजपूत स्त्री को समाज में इससे क्या है, प्रतिष्ठा प्रदान की जाती थी। तो इस प्रकार जातिगत समूह में भी जेंडर की अवधारणा
जो है स्त्री पुरुष के संदर्भ में स्पष्ट की गई है। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट पॉइंट है वो है धर्मगत समूह में जेंडर की अवधारणा। तो धर्म संबंधी समूह में भी जेंडर की अवधारणा को परिभाषित किया गया है और इसमें स्त्री और पुरुष के दायित्वों के विभाजन में क्या है असमानता की स्थिति देखी जाती है। अनेक अवसरों पर नारी को महान स्थिति प्रदान की गई है और अनेक स्थानों पर पुरुषों को महान दिखाने का प्रयास किया गया है। धर्मगत समूह में पुरुष वर्ग की स्थिति सशक्त मानी गई है, जबकि स्त्रियों को क्या है दायित्व का भार सबसे अधिक ढोना पड़ता है। तो स्त्रियों पर जो दायित्व है उत्तरदायित्व अधिक सौंपे गए हैं, जबकि जो पुरुष है उसको समाज में धर्मगत समाज के अंतर्गत उसकी स्थिति सशक्त मानी गई है और स्त्रियों को जो है दायित्वों का निर्वाह करने पर जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार सामाजिक समूह में जेंडर की अवधारणा समाप्त होती है। नेक्स्ट अपना जो हेडिंग है वो है विविध क्षेत्रों में जेंडर की क्या स्थिति रही है। विविध क्षेत्रों में जेंडर की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। नंबर 1 है शैक्षिक क्षेत्र में जेंडर की अवधारणा। तो शैक्षिक क्षेत्र में जेंडर की अवधारणा को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। शैक्षिक क्षेत्र में जेंडर का आशय छात्र छात्राओं के विभाजन से नहीं है, बल्कि छात्र छात्राओं की शिक्षा यानी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति से लिया गया है। इसके अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है कि आज विद्यालयों और महाविद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था है, अर्थात छात्र छात्राओं में समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि छात्र व छात्राएं शिक्षा प्राप्त करते समय अपनी रुचि योग्यता के अनुसार विषयों का चुनाव करते हैं और इसी प्रकार छात्राओं के लिए गृह विज्ञान की उत्तम व्यवस्था की जाती है और छात्रों को कृषि विज्ञान विषय प्रदान किया जाता है और इस प्रकार जो छात्र छात्राएं हैं अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार विषयों का चुनाव करते हैं और अपनी शैक्षिक गतिविधियों को जारी रखते हैं। और इस प्रकार जेंडर शैक्षिक क्षेत्र में जेंडर के माध्यम से छात्र छात्राओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है ताकि वो अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकें और शिक्षा प्राप्त कर पाएँ। तो इस शैक्षणिक दृष्टिकोण के आधार पर छात्र छात्राओं में समानता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक क्षेत्र में जेंडर की अवधारणा। तो व्यवसायिक क्षेत्र में भी जेंडर की अवधारणा को इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि इसमें समानता की स्थिति उत्पन्न हो पुरुष और स्त्री के कार्यों के मध्य। तो व्यवसायिक क्षेत्र में स्त्री और पुरुष में समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्र में स्त्री पुरुष दोनों ही कार्य करते हैं। अतः समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो व्यवसायिक आधार पर इन स्त्री और पुरुष में समानता स्थापित कर इनमें समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था दी गई है और व्यवसायिक आधार पर स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि व्यवसायिक क्षेत्रों में अभ्यर्थी का जो चयन है वो समानता अर्थात विभेद रहित होता है और इसके अंतर्गत व्यवसायिक क्षेत्र में जो जेंडर का अभिप्राय है उन संगतियों का पता लगाना है जिसके आधार पर लैंगिक विभेद उत्पन्न होता है, अर्थात स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। उन कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है और फिर व्यवसायिक क्षेत्र में इन दोनों में समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो व्यवसायिक क्षेत्र में स्त्री पुरुष में समानता स्थापित करने के प्रयास रहते
आधार पर स्त्री पुरुष के कार्यों में या उनके वेतन में किसी प्रकार का अंतर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है धार्मिक क्षेत्र में जेंडर की अवधारणा। तो धार्मिक क्षेत्र में भी जेंडर की अवधारणा को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक क्षेत्र में स्त्री पुरुष की गतिविधियों में पूर्ण रूप से असमानता पाई जाती है। धर्म एवं पुरुष धर्म दोनों ही पृथक पृथक रूप में परिभाषित किए गए हैं, अर्थात नारी धर्म एवं पुरुष धर्म दोनों को ही अलग अलग रूपों में स्पष्ट करने का प्रयास धार्मिक क्षेत्र में किया जाता है और दोनों के लिए ही विभिन्न प्रकार की परंपराओं का निर्वाह करने के बारे में जानकारी दी जाती है। ये परंपराएं पुरुष को उसके प्रभाव एवं पुरुषत्व का ज्ञान करवाती है, वहीं स्त्री को उसके स्त्रीत्व और प्रभावहीनता का ज्ञान स्पष्ट करती है। तो इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी स्त्री पुरुष में विभेद की स्थिति देखी जाती है। पुरुष जो है एक सशक्त व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि स्त्री को उसके स्त्रीत्व और प्रभावहीनता के जो ज्ञान है उसे दिया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र में जेंडर की अवधारणा। तो सामाजिक क्षेत्र में भी जेंडर की अवधारणा में जो लिंग विभेद पर आधारित है, इसमें स्त्री और पुरुष के मध्य काफ़ी विभेद अंतर किया जाता है और पुरुष वर्ग के लिए इसमें अधिकारों का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है और स्त्रियों का जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित रखा गया है। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि सामाजिक क्षेत्र में जेंडर के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पुरुष की असमानता को प्रदर्शित करते हुए भी लैंगिक विभेद देखा गया है, तो कहीं पर स्त्री पुरुष की समानता को प्रदर्शित करने का भी प्रयास किया जाता है। तो नेक्स्ट है आध्यात्मिक क्षेत्र में जेंडर की अवधारणा। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी स्त्री और पुरुष दोनों को ही ईश्वर का अंग मान लिया गया है, इसलिए स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता, अर्थात दोनों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। ईश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों ही समान हैं, एक सिक्के के दो पहलू माने गए हैं। अतः स्त्री और पुरुष को एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए और समाज में इनका जो स्थान है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान होना चाहिए, अर्थात उन दोनों को ही समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास ने स्त्री पुरुष को जीव कहकर संपूर्ण भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया है। अतः आध्यात्मिक क्षेत्र में पुरुष के समान स्त्री को भी महत्व प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है नैतिक क्षेत्र में जेंडर की अवधारणा। तो नैतिक क्षेत्र में भी लैंगिक विभेद को जो है अस्वीकार किया जाता है। पुरुष एवं स्त्री वर्ग के अधिकारों को पृथक रूप से परिभाषित अवश्य किया गया है, परंतु स्त्री के साथ भी किसी प्रकार का न्याय नहीं किया गया है। नैतिक आधार पर दोनों में समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है, अर्थात मन वचन और कर्म से जीव मात्र को कष्ट न पहुंचाना ही नैतिक समाज का प्रमुख सिद्धांत रहा है। अतः इस स्थिति में कोई भी पुरुष जो नैतिक समाज से संबंधित है वो कभी भी स्त्री को कष्ट नहीं दे सकता। वह स्त्री की हर सुख सुविधा का ध्यान रखेगा और समाज में उनके साथ समानता का व्यवहार करेगा और उसे आदर की दृष्टि से देखेगा। अतः नैतिक दृष्टि से समाज में जो जेंडर है वो स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता और पुरुष वर्ग जो है स्त्रियों की भावनाओं का सम्मान
करता है। नेक्स्ट है कर्म के क्षेत्र में जेंडर की अवधारणा। तो कर्म के क्षेत्र में भी महिला और पुरुष को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो प्राचीन समय में महिला के कार्य क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया था। पुरुष वर्ग को कठिन कार्य सौंप दिए गए थे, क्योंकि जो पुरुष है वो सशक्त होता है, बलवान होता है, पुष्ट होता है, अतः वह भारी और कष्टपूर्ण कार्य बड़ी आसानी से कर सकता है। जबकि जो स्त्रियां होती हैं वो कोमल स्वभाव की होती हैं, अतः उन्हें घर संभालने और बच्चों को संभालने का काम ही सौंपा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में दोनों वर्गों को समान कार्य करने के अवसर भी आज प्रदान किए जा रहे हैं तथा उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था भी आज की गई है। एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन की व्यवस्था आज व्यवसायिक क्षेत्र में स्त्रियों को भी प्रदान की जा रही है और स्त्री पुरुष में आज किसी प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिलता। परिस्थिति एवं विशेष अवसरों में जो अंतर का प्रभाव है वो केवल अशिक्षित समाज में ही देखा जाता है, जबकि शिक्षित समाज जो है स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का विभेद नहीं करता और दोनों को एक समान समझा जाता है। तो आज हमने जेंडर की जो अवधारणा है सामाजिक समूह के अंतर्गत और विविध क्षेत्रों के अंतर्गत इसकी अवधारणा को जानने का प्रयास किया। कल हम जेंडर की अवधारणा को क्या करेंगे, विविध समयों में जो जेंडर की अवधारणा प्रचलित रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अपने प्रयास करेंगे। और इस प्रकार कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो विविध समयों में जेंडर की क्या अवधारणा रही थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से जेंडर की अवधारणा को लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।